ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हमारा मेन मकसद है क्या इस प्रोडक्शन प्लानिंग या कंट्रोल का, हम क्यों करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, ठीक है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों इस पर्टिकुलर चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, क्यों इतना हमें सोचना पड़ रहा है एक चीज़ को बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश टारगेट एंड चेक द डिविएशंस बाय कंपेयरिंग सम परफॉर्मेंस मेजर्स। हमने अगर जैसे अब पहले क्या होता था, पहले चीज़ें बन जाती थी, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया प्रोटोटाइप बनाने का। प्रोटोटाइप का मतलब होता है हमने प्लानिंग करी, उसके ऊपर जितने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने थे वो सब लगा दिए, और उसका पहले एक मिनिएचर प्रोडक्ट बनाया, एक छोटा सा शोपीस टाइप का बनाया, ठीक है। शोपीस नहीं मतलब उसके ऊपर सारी चीज़ें हमने इंजीनियरिंग लगा दी है। अब अगर वो सही परफॉर्म कर रहा होगा तो हम उसके बेसिस पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, मान लीजिए हमने 100 पीसेस बना दिए, ठीक। अब उन 100 पीसेस को हमें चेक करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग बहुत जरूरी है ताकि उसमें कोई डिविएशन ना हो, कोई झुकाव ना हो, कि अगर मान लो हमने 100 पीसेस बनाए तो 10 पीसेस के डायमेंशन 10 सेंटीमीटर होने चाहिए थे। वैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर का उसकी लेंथ होनी चाहिए थी, 10 सेंटीमीटर की, जिसमें से 30 पीसेस तो हमारे 10 सेंटीमीटर फॉलो कर रहे हैं, पर 40 पीसेस हमारे क्या है 12 सेंटीमीटर के बन गए। तो ये क्या हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का डिविएशन हो गया, 2 सेंटीमीटर का डिविएशन, जो कि हमें नहीं चाहिए था। बात समझ रहे हैं इस चीज को, कि हमें 10 सेंटीमीटर के प्रोडक्ट ही बनाने थे, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, ठीक है। हमें 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए बोला गया था, उस 100 में से 10 पीसेस 10 सेंटीमीटर के बिल्कुल सही बने, लेकिन 40 पीसेस हमारे 12 सेंटीमीटर के बन गए, जो कि हमें नहीं चाहिए थे। मतलब हमने 2 सेंटीमीटर का ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, 2 सेंटीमीटर हमने ज्यादा मेहनत इस्तेमाल कर ली, एनर्जी इस्तेमाल कर दी, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। इसको कहते हैं डिविएशन। तो इसीलिए ये कंपेयरिंग की जाती है सम परफॉर्मेंस पे, ठीक है, सम परफॉर्मेंस मेजर्स पे, कि वो सही फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो एकदम बात हो गई स्पेसिफिक की, कि 10 है तो 10 ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आती है डिसाइड्स द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट इनपुट फैक्टर्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अच्छा, जब मैंने प्लानिंग के बारे में आपको बताया था, तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें बननी है, ठीक है, और उसके हिसाब से बनने भी लगती हैं। अब होता क्या है कि मान लो बीच में कुछ कस्टमर का रिस्पॉन्स आया कि सर खराब चीज़ है, नहीं सही से परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि हम तो जनरलाइज चीज़ बनाते हैं ना। ऐसे तो जनसंख्या बहुत सारी है, मान लीजिए हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं, तो 140 करोड़ प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते ना, या हर आदमी के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक जनरल प्रोडक्ट बना दिया जाता है कि 2 आदमी हैं, उन 2 ने कहा, मान लीजिए ये 2 पीपल 1 और पीपल 2 हैं, ठीक है। इन 2 ने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए उस प्रोडक्ट में, ये चीज़ें भी चाहिए, ये चीज़ें भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए उस अपने वाले प्रोडक्ट में। दूसरे आदमी ने क्या कहा, हमें बस ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ने देखा कि भाई ये कॉमन है, ये हमारी कॉमन होती जा रही है, तो जो कॉमन है उनको ले लो और उनको लेके प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि ये 2 चीज़ें तुम सेटिस्फाई कर रही है ना, P1 को भी कर रही हो, P2 को भी कर रही है, उसके हिसाब से बना दी जाती है। और अगर मान लो ये 2 हम नहीं सेटिस्फाई कर पाए, तो हम उसको ठीक करने को दे सकते हैं। इतना तो कस्टमर एडजस्ट कर ही लेता है कि चलो इसमें ये चीज़ नहीं है, तो चलो उसके एडवांस में ये चीज़ है उसके अंदर, या चलो ठीक है नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये होता है कि अब जब कस्टमर कंप्लेन करने लगता है, उसके एवज में उसकी कंप्लेन, जैसे मैंने आपको बताया था, कस्टमर कंप्लेन करता है, नोटिस देता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तब
उसके नेचर और मैग्नीट्यूड को डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स पे देखा जाता है कि हम और कितने अलग अलग पैरामीटर्स चूज कर सकते हैं, कितने अलग तरीके से उसको सही से कन्वे कर सकते हैं, और फिर हम डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हैं। जब आप डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक हम अपनी गलती सुधारेंगे नहीं, और जब हम गलती सुधार लेंगे तो उसके लिए भी हमें इनपुट पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया वो तो हमने कुछ लोगों के कारण से डिसाइड किया ना। अब वो 140 करोड़ के जनसंख्या के हिसाब से तो नहीं है। हमने एक गए मार्केट में, हमने हजार लोगों का सर्वे किया, उसके हिसाब से बना लिया। अब 1000 लोग का सर्वे के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 140 करोड़ तो कंपेरेबल नहीं है, लेकिन हम कंपनी के ऊपर भी जिम्मेदारी की 140 करोड़ प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते ना, हर आदमी के लिए अलग अलग। तो इसलिए वो एक जनरल चीज बना देते हैं, जो कंप्लेन आती है उसको रजिस्टर करी जाती है, और उसके लिए इनपुट फैक्टर्स जो होते हैं उसको चेंज किए जाते हैं, या उनमें कोई ऑल्टरेशन की जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस करे जाते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन प्लानिंग का, इसीलिए इतनी ज्यादा माथापच्ची करी जाती है इसमें। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेट डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मैनर एंड टू कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखिए इस चीज को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साझेदारी में काम करना। किसी एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपने पहले देखा था, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सप्लायर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, डिजाइनर है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्वालिटी चेकअप है, यानी कि इंस्पेक्शन है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब अगर ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है। इस प्लानिंग में बोला गया है कि सबको कोऑर्डिनेट करना है सारे डिपार्टमेंट के साथ। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, सब अपने अपने नाक बना के बैठे हुए हैं कि भाई हम नहीं बात करेंगे, हमने इंस्पेक्शन करना था, अब तुम करो, हम देख रहे हैं कैसे तुम प्रोडक्ट बनाते हो, और फिर हम खराबी निकालेंगे उसके अंदर। तो इसमें हमारा और सामने वाले का ईगो मैटर कर रहा है, पर लॉस किसका है? कंपनी का। तो इसलिए साफ साफ नियम बना दिया गया कि भाई कोऑर्डिनेट करिए आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक। और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमने कहा कि भाई पिछले वाले लॉट में अब हम एकदम शांत है, अब हमारा ईगो कहीं नहीं आ रहा। पिछले वाले लॉट में हमने कहा कि हाँ सर ये गलतियां आई थी आपके डिजाइन में। हम डिजाइन डिपार्टमेंट से बात करने गए, हम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के थे, हम डिजाइन डिपार्टमेंट से बात करने गए, तो हमने उनसे कहा कि सर ये कमियां हैं डिजाइनिंग में, क्योंकि ये इंस्पेक्शन में हमने जब उसको जांचा परखा तो इसमें ये गलतियां आ रही हैं, ठीक है, हम उसको ठीक करते हैं। डिजाइनर टीम क्या करेगी? ठीक है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किसके पास गया? डिजाइनर के पास, ठीक है, डिजाइन डिपार्टमेंट के पास। हमने उनको कंप्लेन करी कि सर आपके डिजाइनिंग में ये फॉल्ट है, जिसके कारण से मार्केट में इस तरीके से बात आ रही है। उसने अपनी गलती को सुधार लिया। इसी तरीके से इंस्पेक्शन में हम गए, मैन्युफैक्चरिंग से हमने बात करी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की बात है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सेंटीमीटर्स में दिक्कत आ रही है या मटेरियल में खराब आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग सही कर लेते हैं। डिजाइनर ने अपना ठीक कर लिया काम, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके पास गए? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी कि भाई आप सामान तो ले जाते हैं यहां से, लेकिन कस्टमर तक जाते जाते वो खराब हो जाता है। क्यों? या तो आप जिस रूट से ले जाते हैं या जिस तरीके से उसको पैक करके ले जाते हैं वो खराब है, जिसके कारण से कस्टमर तक सामान खराब पहुंचता है और जिससे हमारा लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ होंगे, ठीक है, जो सब एक दूसरे से मिल के काम करेंगे, और सब एक दूसरे से मिल के काम करेंगे। डिजाइनर ने कहा मैन्युफैक्चरिंग में गलती है, तो मैन्युफैक्चरर डिजाइनर की बात भी सुनेगा। डिजाइनर ने कहा डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है, मेरी गलती नहीं, इस चीज को संभालिए, तो वो उसको संभालेगा। तो कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। अलग अलग काम करने में ईगो सेटिस्फाई करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए कोऑर्डिनेट डिफरेंट रिसोर्सेज यही सारे होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, रॉ मटेरियल, ठीक है, सप्लायर, ठीक, इन द मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिक मैनर, तभी हमारा प्रॉफिट भी होगा, ठीक। इसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक।
और यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑप्टिमल वे। ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक क्या है। पहले तो बॉटलनेक समझ लीजिए क्या है, और एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, खत्म करना, वो हट जाए एकदम। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब हट जाए। बॉटलनेक का मतलब होता है जैसे कि इसको लिया गया है बॉटल की शेप से। आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, और उसमें ये कई सारी बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, अलग अलग उसकी कई सारी बॉल्स पड़ी हैं। तो जब हमें इसको निकालना होगा, ठीक है, तो ये बॉल आगे बढ़ेंगी और सिर्फ एक बॉल, या हम कहें कि सिर्फ एक बॉल ही आगे की तरफ बढ़ पाएगी। ठीक है, एक बॉल ही आगे की तरफ बढ़ पाएगी और या दो बॉल निकल पाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हम चीजों को श्रिंक कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें सप्लाई चाहिए तो हम सप्लाई को कम कर रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में डिले होता है। तो इसे बोलते हैं बॉटलनेक। बॉटलनेक होना, बॉटलनेक का मतलब हम बहुत कम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें चाहिए थे 10 पीसेज, हमने दिए सिर्फ 2 पीस। अब उससे मैन्युफैक्चरिंग को लॉस होगा। चीजें हमें फ्लो में पूरी मिल चल रही है, उस मिल में सिर्फ 2 ही आइटम पहुंचे, बाकी आइटम पहुंचे ही नहीं। फिर मिल रोकी गई, फिर जब 2 आइटम आ जाएंगे फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या है, इससे हमारा लॉस है। तो यही दर्शाया गया है बॉटलनेक से कि ये वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बॉटलनेक नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी प्रोसेस होगा, हम जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, वो सारा का सारा होना चाहिए ओपन केस। ठीक है, और ओपन केस का मतलब हो जाता है कि अगर हम डिजाइन करें तो एक फ्री फ्लो होना चाहिए। ये हमारा एक सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। अब इसमें हमारी बहुत सारी बॉल्स पड़ी थी, हमें जितनी चाहिए अब वो आराम से फ्लो करके हमें जहां जरूरत थी इसको हम पास ऑन कर देंगे। फिर ये आगे जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, फिर आगे जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, और फिर आगे चलती रहेगी। पर बॉटलनेक में क्या था, बॉटलनेक में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पीसेज एक ही बार में निकल सकते थे। यहां पर क्या है, 3, 4, 5, 8 पूरा एक फ्लो बना रहेगा। तो इसीलिए एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये एलिमिनेट हो जाए, खत्म कर दिया जाए बॉटलनेक की कहानी। क्योंकि बॉटलनेक का मतलब है हम मैन्युफैक्चरिंग में चीजों को स्लो करते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्लो करते जा रहे हैं। ठीक, तो पहले ये होता था, पहले के जमाने में बॉटलनेक प्रोसीजर होता था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हम एक हाथ से सामान दे रहे हैं तो वहां पता नहीं कैसे यूज किया जा रहा हो, पता नहीं कैसे वो यूज कर रहे हो, सही से गलत से, जैसे भी उनका अपनी समझ थी, या उन्होंने कभी पकड़ लिया होगा किसी को करते हुए कि वो हमारे सामान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा है, या सामान लाके रख लिया गया है और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सामान वहां वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए बॉटलनेक का पहले प्रोसीजर इस्तेमाल कर दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई, अब वो सारे इंसान, अब रोबोटिक ऑटोमेशन का जमाना आ गया। ऑटोमेशन में तो भाई रोबोट्स लगे, कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो भाई हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉटलनेक की कहानी नहीं होनी चाहिए, पूरा फ्री फ्लो होना चाहिए। फ्री फ्लो में सारे के सारे प्रोसेस एक साथ चलते रहने चाहिए। ठीक, तो ये एलिमिनेशन ऑफ बॉटलनेक था। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑप्टिमल वे। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में होनी चाहिए। ऑप्टिमल वे का मतलब है एकदम सही मात्रा में। ठीक है, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय जितनी मीठी आप पीते हैं, आपका सही मात्रा होनी चाहिए, सही अमाउंट होना चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है उतना ही अमाउंट जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कि हमारा मन किया तो 50 बोरी भरवा के रख ली स्टॉक में, अब वो स्टॉक में 30 की जरूरत थी लेकिन 20 ऐसी पड़ी है फालतू, अब वो खराब हो रही है। जब उनकी जरूरत पड़ी तो वो पता लगा खराब हो गई तो अब हमारे यूज की नहीं रही, तो वेस्ट हो गई वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है।
यानी कि वो हमारा लॉस है, 20 बोरियां लॉस पड़ी हैं, हमें वो अच्छा खासा सामने सामने दिख रहा है, लॉस है, वेस्ट है हमारे लिए, अब हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्वेंट्री को पहले ही कंट्रोल रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि वो उतना ही सामान मंगाए जितने की जरूरत है, या उससे 15-10% ज़्यादा, 50%, 100% ज़्यादा नहीं, 10% ज़्यादा फ्लो बना रहेगा। बॉटल नेक खत्म कर दिया, बॉटल नेक हमने खत्म कर दिया, तो अब क्या है, अब फ्लो बढ़ गया है। पहले जाने का रास्ता इतना सा था, अब जाने का रास्ता इतना है, ठीक है, आराम से जा रहा है, धीरे धीरे सामान जा रहा है। अब लेकिन उसमें भी यहां पे कंट्रोल रखा गया कि सही मात्रा में जाना चाहिए, इसीलिए इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन सही मात्रा में होना चाहिए, तभी वो चीज आगे सही होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया, जब हमारा बॉटल नेक हटा, एरिया बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है फ्लो अच्छे से होने लगा, ठीक है। फ्लो ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से यूज होने लगा। तो ये हमारा स्मूथ ऑफ फ्लो मटेरियल, क्योंकि इससे प्रोडक्शन हैम्पर कर जाता है, यानी कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे छत पड़ रही होती है, किसी घर में छत पड़ रही होती है, तो छत को डालने के लिए हमें कंटिन्यूअस कंक्रीट का यूज करना पड़ता है, लगातार यूज करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं कहीं पे मैंने देखा है, मान लीजिए कहीं पर कुछ देरी हो गई या माल खत्म हो गया, तो अब आप माल दोबारा मंगवाएंगे, उसको लेने जाएंगे, फिर आएगा, फिर उसका आप घोल बनाएंगे, फिर उसको आप डालेंगे, उतनी देर में जो आपने पहले माल डाला था वो सूखने लगेगा, वो सेट होने लगेगा। अब जब दोबारा आप डालेंगे तो बीच में एक लाइनिंग आ जाएगी, क्रैक आ जाएगा, और वो क्रैक पूरी जिंदगी भर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में रहेगा। यानी कि जो छत पड़ती है, कभी भी आप पूछिएगा किसी से, जो छत पड़ती है वो एक साथ पड़ती है, कभी भी उसमें डिले नहीं किए जाते। यानी कि उसका पहले तो एरिया वॉल्यूम देख लिया जाता है, एरिया और वॉल्यूम देख लिया जाता है कितना लगना चाहिए, उसके हिसाब से उसके पूरे मटेरियल को एक साथ इकट्ठा बना लिया जाता है। जब बना लिया जाता है उसको आगे की तरफ और फिर उसका प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल होना चाहिए। कहीं बीच में रुकावट हुई तो वो आगे जाके हमें लॉस देती है, कि सारा का सारा किस्सा हमारा लॉस का ही है। तो हमें लॉस कहीं से ना हो, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल रखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और है, ठीक है, इसके बाद आता है टू प्रोड्यूस इन राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट राइट टाइम। जो भी हम चीज बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए और क्वालिटी एट राइट टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट राइट टाइम। इसको आप समझिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट राइट टाइम। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट टाइम का मतलब जो भी हम चीज बना रहे हैं वो एकदम तयशुदा टाइम पर होनी चाहिए, उससे डिले नहीं होनी चाहिए, देर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने किसी कंपनी से ऑर्डर लिया है और उस कंपनी ने कहा है कि हमें 1 महीने में 50 पीसेस चाहिए, तो अब हम क्वालिटी तो उसको देंगे ही, और क्वांटिटी भी उसने 100 पीसेस कहे हैं तो 100 पीसेस भी हम देंगे, ठीक है। लेकिन टाइम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने 1 महीने में कहा है तो 1 महीने में हमें बना के देने हैं, 30 दिन के अंदर 100 पीसेस बना के हमें उस पर्टिकुलर कंपनी को दे देने। ये हमारे कंपनी के इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है शेड्यूलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू मीट डिलीवरी शेड्यूल। अब जैसे हमने बयाना ले तो लिया कि 100 पीसेस हमें बनाने, उसके लिए भी हमें प्लानिंग होती है, तो हम शेड्यूलिंग करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी का, ठीक है। अगर हमें चीज 100 पीसेस बनाने हैं तो 100 पीसेस को बनाने के लिए पूरी शेड्यूलिंग करी जाती है कि ये लगातार काम करता रहे। यानी कि 9 से 5 मान लीजिए जॉब होना है, 9 से 5 फैक्ट्री चलनी है, तो 9 से 5 में इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। यानी कि 9 से 5 में अगर 5 पीसेस बन के निकलते हैं तो 5 पीसेस 9 से 5 में बन जाने चाहिए, या 10 पीसेस बनते हैं तो 10 पीसेस बन जाने चाहिए, उससे कम नहीं बनने चाहिए। तो उसके लिए शेड्यूल किया जाता है और उसके लिए पूरी प्लानिंग करी जाती है कि शॉप 1 होगी, शॉप 2 होगी, शॉप 3 होगी, और उसके अकॉर्डिंग से पूरी चीजें होंगी। तो ये शेड्यूलिंग में आती है कि हम शेड्यूल कैसे करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन सिस्टम टू अकोमोडेट चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा,
जब प्रोडक्शन सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम में ये ज़रूरी होता है, हम ये तो मान के चलना पड़ता है कि कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉलेस नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कोई खामी हो ही नहीं सकती, ऐसा तो होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। और कैसे होगी, या तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत, या तो उसके मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मशीन ब्रेक डाउन कर जाएगी, या उसके इंजीनियर्स के डिज़ाइन में कोई कमी हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ही। और अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो उस चलते हुए प्रोसेस में कोई अचानक से कमी आ जाना, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। उससे वही होता है हमारा अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि कब वो कमियां आ जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, चलते 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 कब बीच में खराब हो जाए हमें नहीं पता, तो वो केसेस आते हैं अनसर्टेनिटी में, ठीक। तो हमें उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि अगर हम कोई पीसेस बना रहे हैं और उस कन्वेयर बेल्ट पे सामान रखा हुआ है, और वो कन्वेयर बेल्ट से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा है, मान लो ये ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जा रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है। ये कन्वेयर बेल्ट एक सामान को ए से बी तक लेके जा रहा है। अगर बीच में सामान रुक गया या बेल्ट रुक गई या उसमें खामी आ गई, तो उसका भी फॉल्ट तुरंत सही होना चाहिए। या किसी कस्टमर ने कंप्लेन करी कि ये प्रोडक्ट खराब है, तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्शन सिस्टम में चेंजेस को अकोमोडेट किया, तुरंत उसमें चेंजेस किए और फिर उसको आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि हमें पूरी मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो भी हम मशीनरी खरीदेंगे या जो भी मशीनरी हम सेटअप करेंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंजीनियर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेबर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक रेंज डिसाइड कर दी जाती है कि ये काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी है, वो हर आदमी के लिए एक ही प्रोडक्ट नहीं बना, मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना सकती, वो 5 प्रोडक्ट बना देगी। अब उस 5 प्रोडक्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। और फिर आगे एक कोई सर्वे आए, कोई इंफॉर्मेशन है कि ये भी चाहिए, तो उसने कहा कि चलो जो मशीनरी हमने सेटअप कर रखी है, उस मशीनरी से 6ठा प्रोडक्ट भी बन सकता है अपने अनुसार, 7वां प्रोडक्ट भी बन सकता है अपने अनुसार। तो वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा ना हो कि 6ठा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कोई अलग मशीनरी लगवानी पड़े, वो लगवाएंगे तो भाई साहब हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा लॉस में आएगा। तो इसलिए हमें ऐसी मशीनरी का सेटअप करना पड़ता है जो फ्लेक्सिबल हो प्रोडक्शन सिस्टम में, जिसमें चेंजेस को अकोमोडेट कर लिया जाए, ठीक है। और कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई कमी आ जाए, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी में सॉल्व हो जाए। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मिनिमम ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब हमें ऑप्टिमाइज करना है, तय करना है कि इतने ही दाम में, इतने ही पैसों में ये चीजें बननी चाहिए, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज का मिनिमम, ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मिनिमम ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें अपने रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम यूज़ कर सकें, ठीक है। हम रॉ मटेरियल जब आता है तो उसमें से मान लीजिए हमने कोई एक शीट ली, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने एक शीट ली, ठीक है। अब इस शीट में हमने बहुत सारे सर्कल काटने थे, तो हमने बहुत सारे सर्कल काट लिए, ठीक है। ये हमने बहुत सारे सर्कल काट लिए। अब इस सर्कल में आप ध्यान दे रहे होंगे कि सर्कल का पीस तो बीच में से निकल रहा है। ये हमने एक छोटा सर्कल काट लिया, ठीक, ये हमने एक सर्कल काट लिया। अब क्या बचा हमारे पास, ये जो पीस हमारा बच गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड पीसेस में, ये हमारे लिए वेस्ट है, ये हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर, ये देखिए, ये पर्टिकुलर हमारा पीस देखिए, यहाँ पे छोटा सा मटेरियल है, यहाँ पे ये छोटा सा मटेरियल है, ये मटेरियल यहाँ पे हमारा वेस्ट हो गया, ये मटेरियल वेस्ट हो गया, ये मटेरियल वेस्ट हो गया, यहाँ पे ये मटेरियल वेस्ट हो गया। ये सारे क्या है, ये हमारे
ये वेस्ट मटेरियल में आ जाता है। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल हमारे किसी यूज का नहीं है। ये जो हमने ब्लॉक, ये जो सर्कल्स बनाए हैं, ये सर्कल हमारे यूजफुल हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए वेस्ट हो गया, इसको हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, लेकिन इसका भी पैसा हमने दे रखा है ना। तो हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा जिससे ये सारी की सारी चीजें हमारी सही से हो जाएं, ठीक। इसलिए ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आप फोटो खिंचाने जाते होंगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने जाते होंगे, तो उस पासपोर्ट साइज के A4 पन्ने पर आपकी बड़ी बड़ी फोटोज पहले एक साथ लगा दी जाती हैं। जो जगह बचती है वहां पे छोटी छोटी फोटो लगा दी जाती है। तो वो उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सही तरीके से उस पेज का पूरे तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर हम वो छोटा सा पीस छोड़ देंगे, वो छोटी सी जगह छोड़ देंगे, तो वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, वो तो हमारे लिए वेस्ट, उसको हम काटेंगे और बाहर फेंक देंगे, हमारे लिए वेस्ट हो गया वो। तो उस पर्टिकुलर जगह को भी इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके बाद आता है टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम। ये मैंने अभी आपको बताया था, इन राइट क्वांटिटी विद स्पेसिफिकेशन राइटली सूटेड टू कस्टमर्स। कस्टमर के अनुसार, जो भी कस्टमर ने मांगा था, ठीक है, जो भी कस्टमर ने बोला था हमें ये चीजें चाहिए, हमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो पर्टिकुलर चीजों का स्पेसिफिकेशन जो उसने बताया था कि हाँ इतनी चीजें हमें चाहिए, तो वो राइट प्रोडक्ट उसे मिले, ठीक है, एकदम सही टाइम पर उसको मिल जाए। अगर उसने कहा कि सर हमें 2 महीने के अंदर चाहिए या एक महीने के अंदर चाहिए, तो उसको हमने 1 महीने के अंदर बिल्कुल सेम जो चीजें उसने बताई थी उसी को बनाकर हमने राइट टाइम पर उसको दे दी। और अगर हमने कहा था 100 पीसेस चाहिए या 4 पीसेस चाहिए, तो एकदम क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में। इसी को बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कस्टमर मांग रहा है हमारे लिए, अगर आप बात करें तो कस्टमर हमारे लिए हर एक कंपनी के लिए भगवान की तरह होता है, क्योंकि वो उसको पैसा दे रहा है, ठीक है, वो उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसको प्रॉफिट दे रहा है। तो कस्टमर जो भी कहेगा उसको वैसे ही बनाना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा उसका राइट टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी जितनी बोली थी उसने उसको उतना ही देना होगा, और राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, सही प्रोडक्ट हो, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेबल प्रोडक्शन सिस्टम विद लीस्ट केओस। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, विद लीस्ट केओस, कंफ्यूजन और अनड्यू हरी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि हम जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन का चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें स्टेबिलिटी बहुत चाहिए, यानी कि हमें शांत मन से उन चीजों को करना है, हड़बड़ी में नहीं कि हमने क्या किया, हड़बड़ी में हर चीज को बनाना स्टार्ट कर दिया। हड़बड़ी का मतलब हो जाता है कि हम उस चीज में क्वालिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे हमें नहीं पता। तो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा यहां पे लीस्ट केओस, और केओस का मतलब होता है भीड़ भाड़, भगदड़, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी सामान बना के तुरंत मार्केट में देना, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हुआ तो फिर प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी होगी वो भगवानी मालिक है, अच्छी होगी, खराब होगी, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। लेकिन ये जब केओस हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है और जल्दबाजी हो जाती है, तो हमेशा डिसीजन खराब होता है। इसीलिए बोला जाता है अपने को हमेशा स्टेबल रखो, शांत रखो, शांति में हर चीज सही से बनती है। इसीलिए इन 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान किया गया कि ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक।